नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज आपने देखा कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। देखिए, आपने ये भी देखा कि जब आज बोलने के लिए सदन में खड़े हुए पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तो सभी चौंक गए। आपने देखा कि आज पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने के पाठक को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और कई बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे भी कर दिए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत शुक्रिया सिमरन। चलिए, आज हमने देखा कि आज आप गजब तेवर में, गजब अंदाज में नजर आए और हमने देखा कि आज आपने गर्दा उड़ा दिया। सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास जी, सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे सत्तासीनों का था। जी, मैं नहीं बोलता, मुझे इतनी समझ है, लेकिन जब महामहिम राज्यपाल के महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने और शिक्षा के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी जी, जो कि जन संसाधन के अभी नोटेड हैं, तो उन्होंने जो गलत बयानी की तो मुझे तो उसी सदन में अवसर लेना था ना। जी, 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 मैं चुप कैसे रह जाऊं? बिल्कुल, बिल्कुल। जिस मधेपुरा की महान मतदाता ने बड़े बड़े शख्सियत को हरा करके बड़े मतों के अंतर से मुझे तीसरी बार विधायक बनने का अवसर दिया, जी, और राज्य की जनता के बीच में सच्चाई नहीं जो जाए, ये तो बेईमानी होगी ना। तो मैं उचित समय पर के तलाश में था और उचित समय मिला। जिस सदन में लोगों ने हमारे काम के तरीकों पर प्रश्न उठाने का काम किया और मैंने इस संसदीय लोकतंत्र, आपको आरोपी बनाया गया, संसदीय व्यवस्था के सबसे ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं चरण छूता हूँ। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े भाई के रूप में इज्जत करता हूँ, लेकिन जहाँ राजनीतिक शुचिता की बात आएगी, नैतिकता की बात आएगी और सिद्धांत की बात आएगी, वहाँ तो प्रश्न उन पर खड़ा होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिनको सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, नैतिकता से कोई मतलब नहीं, तो राजनीतिक शुचिता से भी मतलब नहीं है। और जो नए पथ से एक शक्ति संचालित कर रहे हैं लोग, आप सुने होंगे कि कई ऐसे मौखिक आदेश जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतने बड़े पद पर आसीन हैं, वो निर्देशित किए समय सारणी के मामले में। एक बार नहीं, दो, तीन बार। और मैं विटनेस हूँ कि मेरे सामने उच्च पदाधिकारियों को कहे कि अरे भाई, आप कैसे 10 से 4 पढ़े हैं कि 9 से 5? अच्छा। मुख्य सचिव महोदय थे सामने, तो बोले कि सर 10 से 4। आप जी प्रधान सचिव जी, तो सर 10 से 4। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4। बिल्कुल, बिल्कुल, यही टाइम ही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4, जाइए 10 से 4 करिए। अच्छा। और मुझे लगा कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी से बोल दिया है तो उच्च पद पर, जी, उससे बड़ा कोई पद होता है क्या राज्य में? मौखिक आदेश ही आदेश होता है। हमको लगा अब हो गया होगा, एक दिन गैप दे दिया। तीसरे दिन हमने फोन किया वरिष्ठ पदाधिकारी को, एक वरिष्ठ पदाधिकारी को, कह रहे भाई हो गया टाइमिंग का? तो नहीं, क्या होगा सर? पाठक जी ने कहा है कि नहीं साहब, मैं तो नहीं करूँगा। पाठक जी ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा? उन्होंने कहा, मैं नहीं करता हूँ। उन्होंने जो उच्च पदाधिकारी है जिनके सामने ये बात हो रही थी, मैं नहीं करूंगा। तो कहा कि अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लूँगा। अब ये स्थिति है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी नैपथ्य से संचालित करने वाली कौन शक्ति है, ये भी कभी बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब आप बोलने के लिए सदन में खड़े हुए तो आपने कई मुद्दों को उठाया। संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि और किन किन मुद्दों का नहीं, वो स्वाभाविक है कि 2 बातें प्रमुखता से हो जाई थी कि माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू ने कहा कि ये तो कार्यालय जाते नहीं थे, तो बीपीएससी बहाली में इनका क्या योगदान है? हाँ, बिल्कुल, ये भी बात तो इसका जवाब तो मुझे देना था। जी, जी, जी। अगस्त
2022 से लेकर जी 30 मई 2023 तक जी कौन मंत्री था? आप मैं। जी तो इस बीच में बीपीएससी न्यायावली पर सहमति बनी। बिल्कुल मैं लगातार कम से कम 6 महीने में आधा दर्जन नहीं, लगभग 8-9 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करने में सफल हुआ कि बीपीएससी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएगा। अच्छा, और बिहार आपने ही कन्विंस किया मुख्यमंत्री जी, बिहार ज्ञान की भूमि है। हम अपने विरासत को प्राप्त करने के लिए आपके नेतृत्व में चाहते हैं। जी जी तो सर नियोजन नीति ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। एक शिक्षक बहाल हुए और उनका मानदेय उस समय 4,000 था, जो दैनिक मजदूरी के बराबर भी नहीं था। बिल्कुल जी ये दंश है और इसके चलते जो है शिक्षक अपमानित होते रहे हैं और लगातार संघर्ष में रहे हैं। और संघर्ष किए तो कहीं एनडीए सरकार में कुछ न मिली, तो 2015 में माननीय सामाजिक न्याय के योद्धा जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जब निर्देशन और नेतृत्व में जब सरकार बनी महागठबंधन की, तो इनके मानदेय को 9,000 से 18,000 किया गया। आप समझिए। बिल्कुल जी और फिर उनके कई सर्विस कंडीशन को ठीक किए गए। अभी हमारा जब महागठबंधन की सरकार बनी तो पहले ये जानिए ना कि 10 लाख नौकरी का वादा किसके एजेंडे का पार्ट था? जी क्या एनडीए के एजेंडे का पार्ट था? वो लोग तो 2-2 करोड़ देते रह गए देश में, चौकीदार। जी किसानों की आय दुगनी करते रह गए, जी। महंगाई कम करते रह गए, गैस कम करते रह गए, सीमा सरहद का क्या हाल है, इस पर तो मुंह नहीं खुलेगा लोगों का। तो जो हर सेटअप पर फेल ग्रुप में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो 17 साल में क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल जी और 17 महीने में 4.5 लाख से क्यों हो ज्यादा गई? कैसे बहाली हो कैसे गई? हो गई? तो ये राज्य और देश की जनता विवेकशील है, महान मतदाता, जी। और वो अपना विवेचना कर रही है कि नौकरी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के संकल्प और तेजस्वी जी के संकल्प के कारण हुई है। ये बात भी सही है। माननीय हमारे नेता, हर समय बेरोजगारों के लिए चिंतित रहने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस रोज सदन में सब बातें कही कि हमारा शर्त ही था, जी हम चाहते भी नहीं थे मिलना। बिल्कुल बिल्कुल और जब इतना हमको परेशान किया गया तो हमने कहा कि भाई तो जाति गणना, 10 लाख नौकरी और आरक्षण विस्तार आपको करना है। और वो उस शर्त के हिसाब से सरकार बनी। 9 अगस्त को लोग ओथ लिए थे और 15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा हो गया। तो राज्य के मुखिया हैं, होना उन्हीं के आदेश से है, लेकिन उनके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही थी मोटिवेशन का? बिल्कुल जी। ये सच से कौन इनकार कर सकता है? और आपने भी कहा कि 8 से 9 बार तो आपकी भी मुलाकात भाई हुई, हमको जैसे शिक्षा मंत्रालय का पदभार मिला आप काम पर और लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन अपने उद्गार व्यक्त किया जी, जी, जी। कि जबरदस्ती से हमसे शिक्षा मंत्रालय ले लिया। तो जबरदस्ती से शिक्षा मंत्रालय लेने का हमारे नेता का कुछ उद्देश्य रहा होगा। जैसे हम शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो हर समय बेरोजगारों के लिए प्राण देने में लगे रहते हैं, उन्होंने कहा कि साहब जहाँ जो कुछ भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मकता आनी चाहिए। हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का मेरा वादा था। मुख्यमंत्री जी सहमत है, इस दिशा में जल्दी से जल्दी काम करिए। मेरा ड्यूटी ये था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करना, पंचायत नियोजन इकाई लोकल बहाली से इसको निकालना। और देर ही सही, मैंने 7-8 प्रयास किया, 5-6 महीने लगे, लेकिन वो फरवरी 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हुए। बिल्कुल जी मार्च में न्यायावली वो कैबिनेट के लिए गई। फिर कैबिनेट से आई तो पदवर्ग समिति में गई, प्रशासकीय पदवर्ग समिति में। वेतन निर्धारण और प्रसृजन वहीं से होता है। और उसके बाद बीपीएससी को गई। बीपीएससी ने 30 मई को विज्ञापन निकाला। बिल्कुल बिल्कुल तो 30 मई 2023 से लेकर के और अगस्त 2022 तक में कौन मंत्री थे? आप थे? 9 अगस्त के बाद जी मैं था। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है। तो ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो अप्रैल में, ये 9 महीना कौन मंत्री थे? बिल्कुल आप थे। मैं था। जी मेरा होमवर्क था। जी मैं बड़े ही सच्चाई से, साफगोई से बताता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ बिल्कुल और शिक्षा के महत्व को समझता हूँ।
जिस भारतीय संस्कृति में शिक्षकों का स्थान स्वयं प्रभु ईश्वर ने अब खुद से ऊपर रखा। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जब गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा है और वहाँ गुरुजनों को अपमानित किया जाए, उनको बंधुआ मजदूरी दी जाए, तो ये हमारे लिए बर्दाश्त की बात नहीं थी। मैं खुद शिक्षक हूँ और शिक्षा क्षेत्र में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है इसका ज्ञान मुझे है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग में अगर नेपथ्य से संचालित करने वाले लोग नहीं होते तो आज शिक्षा का क्षेत्र और उत्कर्ष पर होता। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा राज आप खोल रहे थे कि स्पीकर साहब ने कह दिया कि गोपनीयता बरकरार रखी। मैं बात करता हूँ कि माननीय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने, मैं कैबिनेट की बात तो नहीं कहा, कैबिनेट में क्या निर्णय उसकी बात नहीं मैंने कहा, जो मैंने अपना मंतव्य लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक पर सहमत हुए। कई बार मुझे कहते थे आप बीजेपी वाले सलाह ले लेते हैं। और उसी मंतव्य को 2 महीना के बाद मानते थे। जैसे बीपीएससी को परीक्षा देना, बीपीएससी ने वाले से निगेटिव मार्किंग को हटाना, अब समझ रहे हैं चीजों को। तो इस तरह के ये क्या विकल्प ई हटाना, सारे हटे। लेकिन जिस समय हम कहे उस समय हमको कहा गया कि आप बीजेपी वाला से सलाह ले लेते हैं। शक कर गया आप पर। लेकिन माने तो उसी बात को। तो जब हम कहे और हमारे कहने के 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 15 दिन के बाद उसी को लागू किए, तब एक बार कहने गए कि सर मेरी सब बात मानी जाती है, मगर जब कहता हूं तब नहीं, तो जब कहते ही करिएगा तो ज्यादा न गुणात्मकता आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जवाब हर बार में लगभग एक आध बार मिस कर किए होंगे। हर बार में माननीय मंत्री विजय चौधरी साहब विटनेस है जी। अगर मैंने गोपनीयता भंग की तो विजय बाबू ने कौन सी गोपनीयता रखी? और छोड़िए विजय बाबू को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सी गोपनीयता रखी? दो मंत्री परिषद के कलीग्स के बीच में सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए लोग अगर सदन के अंदर ये कहता हो कि राजद वाले ने गड़बड़ कर दी, इसलिए मैंने आज मांग किया है कि 2015 से लेकर आज तक शिक्षा विभाग का जांच हो। विधानसभा की सर्वदलीय समिति से जांच हो, और नहीं तो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से हो, न्यायाधीशों की एक कमेटी से हो। मैंने कमेटी में 3, 4, 5 आदमी रहे, ये कहने का मतलब जो दूध का दूध पानी का पानी हो सकेगा। बाकी जांच एजेंसियों की क्या हालचाल है, कहाँ से संचालित हो रहा है आपको पता। आपको डर तो नहीं ना लग रहा है? आपको मालूम है ना कि लगातार जांच के आदेश आ गए। तेजस्वी यादव समेत पूर्व की सरकार में राजद कोटे के तमाम मंत्रियों के विभागों, समझिए ये प्रेजुडिस है कि नहीं? देश ये बिहार की जनता जान रही है कि नहीं कि ब्लॉक से लेकर अंचल तक भ्रष्टाचार का गंगा बह रहा है। और जेडीयू के मंत्री सुरखाब के पंख लगा के आए, एनडीए के घटक दल के मंत्री सुरखाब के पंख लगा के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि राजद के मंत्रियों की जांच ही करने वाले लोग को मेरा विनम्र सुझाव है कि सारे मंत्रालय की जांच आप कराएं और निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराएं। अच्छा, निष्पक्ष जांच एजेंसी जी, निष्पक्ष जांच एजेंसी जांच कराएं। इसके लिए सक्षम हमारे होते हैं, सर्वदलीय विधानसभा कमेटी बनती है, और नहीं तो जो हम ये माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो पारदर्शी जांच करेंगे और वहाँ इंसाफ मिल पाएगा। तो डर तो नहीं लग रहा है आपको? डर की बात की भाई, डर की बात हम तो मैंने कहा गांव से लेके शहर तक का जांच कराओ। आप सुने थे? गांव से लेके शहर तक का जांच कराओ, किसकी क्या स्थिति है, किसकी क्या स्थिति है। मतलब दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी होना है। तो मेरा ये कहना है कि जब 30 मई से पहले टीआरई 1 का विज्ञापन प्रकाशित हो गया और 7 जून को पाठक जी आए, तो 1 महीना 7 दिन के बाद जो आए सुरखाब का पंख लगा करके, पंख लगा करके, तो भाई उससे पहले तो विज्ञापन हो चुका था। तो बीपीएससी बहाली में उनका क्या योगदान है, ये राज्य और देश के जनता के संज्ञान में देता हूँ आपके माध्यम। अच्छा, आपने तो ये भी कह दिया कि पाठक जी को भिड़ने में मजा आता है। मजा आता है क्या?
अब देखिए अब आए तो बीपीएससी चेयरमैन से लड़ गए, नियम विरुद्ध काम किए तो राज्यपाल महोदय से लड़ गए, महामहिम राज्यपाल महोदय से लड़ गए। फिर सुनते हैं कि चेयरमैन से, शायद बीपीएससी चेयरमैन से इधर कुछ नोकझोंक हो रहा है, फिर हो रही है नोकझोंक। नहीं सुने हैं, लेकिन 2 बार तो देख चुके हैं। महामहिम राज्यपाल के से को भी सुपरसीड करने वाले लोग हैं। तो जब मान लीजिए कि अकेले सुरखाब का पंख लगा करके राज्य सरकार का एक नाक का बाल अधिकारी घूम रहा है और नए पद से संचालित हो रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी निर्देश का अनुपालन नहीं करता है, तो समझिए यह राज्य का दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल। अच्छा, आज तो मुख्यमंत्री ने मिलने बुला दिया है, क्या लगता है क्या होगा आज अंदर? अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इस बात से एक नहीं जान रहा है। मैंने कहा आपको भी, संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, वीरेंद्र बाबू एमएलसी हैं, और शायद 2-3 और एमएलसी थे, जदयू ग्रुप के ही थे और कम्युनिस्ट ग्रुप के। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उस मतलब 1 दर्जन मंत्री के सामने कही गई एक बातों से 6 दिन के बाद वहाँ गए। तो सुनते हैं, वो लोग से पूछिए, लेकिन उन लोगों ने हमको बताया। अच्छा। उसमें तो हमने विटनेस है, पहले वाला तो हम विटनेस हैं। उन लोगों ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे अभी तक नहीं हुआ टाइमिंग परिवर्तन। आप लोग को ही मालूम होगा, सुनी होंगी बाहर में, अरे करो टाइमिंग परिवर्तन। तो भाई अब पता नहीं कैसे, अब नेपथ से कौन ताकत काम कर रहा है, अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका विवेचना करेंगे या अंतःपुर के कथा के लोग करेंगे। चलिए, लेकिन एक आखिरी सवाल है कि आज हमने देखा कि आज परिसर में आप भी पूरी तरह से बैनर पोस्टर लिए हुए थे और आपने भी साफ साफ कह दिया है राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दीजिए। एक विजय बताइए जी, कोई नियोजित शिक्षक रिटायर कर रहे हैं, बिल्कुल, कोई नियोजित शिक्षक को 14 साल हुआ है, 15 साल हुआ है, और कम से कम किसी को हुआ है तो 5 साल हुआ है, ठीक है। वो दक्षता परीक्षा पास करके आए, वो ट्रेंड होकर के आए। तो एक शिक्षक के बार परीक्षा देगा भाई? ये इसलिए उनका मांग कोई अनर्थक नहीं, अनर्थक बयान नहीं है, वो निश्चय ही उनका मांग जायज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा कि एक मामूली परीक्षा से गुजरना होगा, तो फिर इन परीक्षाओं को संचालित करने का 4 लाख नियोजित शिक्षकों के दक्षता परीक्षा का संचालन का काम SCRT किया है, और SCRT को अनुभव है। तो मेरा मंतव्य था, सलाह था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मैंने निर्देश भी दिया कि साहब ये SCRT परीक्षा आयोजित करे, और वो SCRT ऑफलाइन ही करती रही, ऑफलाइन करेगी। अब जब मैं कहा तो नहीं माना गया। अच्छा। अभी 2 बार ऑफलाइन की बात सरकार के लोग कर रहे हैं। तो बात समझिए कि A to Z नियमावली में परिवर्तन का मामला हो, या नियोजित शिक्षक के विरुद्ध में क्रूरतम पदस्थापन नीति हो, या अध्यापक नियमावली 2023 के क्रूरतम अध्यापक नियमावली हो, उसमें जो सुझाव मैंने दिए लगभग सब सुझाव माने गए। एक सुझाव जो आज दंश झेल रहा है बिहार की पदस्थापन की जो क्रूर नीति इन्होंने लाई है, जिसके चलते हजार बच्चियां बेचारी असुरक्षित है। गांव में, किसी गांव में है क्या कोई एक बच्ची को रहने के लिए कोई देगा? पुरुष तो फिर भी कहीं रह जाएगा। अब सिवान की बच्ची किशनगंज में, किशनगंज की बच्ची बेतिया में, बेतिया की बच्ची मधेपुरा में, मधेपुरा के बच्ची बगहा में। भाई साहब थोड़े होता। अरे भाई, आप शिक्षकों को सम्मानित करके जब आप उनके मॉनिटरिंग पर, अनुश्रवण पर सैकड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं, पूर्व के नियमावली से अलग, पहले जो अनुश्रवण नीति थी उससे अलग अनुश्रवण नीति बनाई गई और सैकड़ों करोड़ उसमें इन्वॉल्व कराया गया। जब अनुश्रवण ही आप कर रहे हैं बढ़िया से और शिक्षक सम्मान पाएगा तो क्लास क्यों नहीं करेगा भाई? शिक्षक को लड़ाते रहिएगा तो फिर क्लास कब करेगा भाई? बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, देखिए आपको मालूम है कि अब शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी और शिक्षा विभाग के ACS है के पाठक। सलाह क्या दीजिएगा विजय चौधरी जी को? मैं ये कहूंगा कि समय रहते पदस्थापन नीति को सुविधापूर्ण करिए, स्थानांतरण नीति को विकल्प लेकर के नियोजित शिक्षकों से विकल्प लेकर के स्थानांतरण करिए, और राज्यकर्मी का दर्जा आप घोषित कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, समझेंगे नहीं। अगर कोई परीक्षा मामूली माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से लेनी ही है तो वो SCRT को अनुभव है, वो ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करती रही है, वो आयोजित करने के लिए दे दीजिए।
तो शिक्षकों का सम्मान होगा, वरना ये माना जाएगा कि आपको शिक्षा से 17 साल मतलब नहीं रहा, तब भी मतलब। ये मेरे हाथ में पत्र जी जी जी। पढ़ दूं? हाँ बिल्कुल पढ़िए। ये है आउटसोर्सिंग से बहाली। जी। ये आउटसोर्सिंग से बहाली शिक्षकों का होना है। और शिक्षक क्या होंगे सो मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हो रहा है विषय पढ़ देता हूँ, जी संदर्भ पढ़ देता हूँ। जी। उपरोक्त संदर्भ में सादर सूचित करना है कि महाविद्यालय में मेरी एजेंसी को प्राध्यापक आपूर्ति करने के लिए चयन किया गया है। प्राध्यापकों की आपूर्ति होती है क्या? सीमेंट गिट्टी छड़ बालू है जी हैं? जी। जिसको गोविंद ने अपने ऊपर से कहा उसको अपमानित करते हो। लेटर एंट्री टीचर रखने जा रहे थे, हम विरोध किए तब इसी शिक्षक बनाए गए हैं। अच्छा, पहले लेटरल एंट्री शिक्षक का नाम लैटरल एंट्री शिक्षक। जी, लेटरल एंट्री शिक्षक बताइए। आपने विरोध किया? लेटरल एंट्री के लिए भारत सरकार ने मानक नियम बनाए हैं, तो दूसरा कैसे लेटरल एंट्री हो सकता है? ये बड़े बड़े अधिकारी को पता नहीं है। यहाँ तक कि जो डोमिसाइल नीति खत्म की गई, डोमिसाइल नीति देश के अधिसंख्य और भाजपा शासित राज्य में लागू है, इसलिए ये हम लोगों की सलाह माने माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन फिर पता नहीं नेपथ से कौन संचालन हुआ, फिर सबके लिए हो गए। अच्छा। तो ये डोमिसाइल नीति भी खत्म करने में माननीय मुख्यमंत्री जी के अंतःपुर के लोगों का हाथ है, क्योंकि शुरू में आ गया, हम लोग की सलाह मान गए। अब बाद बार उसको खत्म कर दिया, तो आप समझ लीजिए नए पद से कहीं न कहीं से कोई संचालन हो रहा होगा। और ये शिक्षकों की आपूर्ति है कौन? ये विकास ट्रेडर्स हैं। विकास ट्रेडर्स। इनका इसका जो है डिटेल निकालिए। ये सीमेंट गिट्टी छड़ बालू अच्छा का बिजनेस करते हैं, टेंट कैटरर वाले का बिजनेस है, ऐसी और भी एजेंसी है। और ये लोग शिक्षक की आपूर्ति, वो भी कॉलेज शिक्षक की आपूर्ति करेंगे। भाई ये विश्वविद्यालय अधिनियम का उल्लंघन है। उसके लिए मानक नियम है कि विश्वविद्यालय में एक सिलेक्शन कमेटी होगी जिसके चेयरमैन वीसी होंगे और वहाँ गेस्ट फैकल्टी बहाल होता है। तो ये किनके कहने से हो रहा है? बिल्कुल पाठक करोड़ों का वारा नहीं आ रहा होगा जी। क्या है? आउटसोर्सिंग एजेंसी को कौन नहीं जानता है क्या करता है? बेरोजगारों का कितना शोषण दोहन हो रहा है। शिक्षा दिवस, मतलब आज तो आप सबूत भी दिखा रहे हैं। 2023 के शिक्षा दिवस के अवसर पर मेरा ये संबोधन था, ध्यान रखना सिमरन, कि ये आउटसोर्सिंग बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। राज्य के बेरोजगार सतर्क हों, मेरा बयान है बिल्कुल है, बिल्कुल उसमें। जी। और ये देखिए, अगर राज्य सरकार हजारों साल से सताए गए लोगों का हित चाहती या सामान्य वर्ग के गरीबों का हित चाहती, तो इसमें स्पष्ट है 2017 का ये कैबिनेट का निर्णय है। देख रही हो? ठीक है, हाँ, बिल्कुल। 2017 कैबिनेट का निर्णय है कि आउटसोर्सिंग के बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, मगर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। मैंने कहा सरकार को श्वेत पत्र जारी करें, कितना आरक्षित वर्ग आपने पैदा किए। आज तो आपने बोल दिया श्वेत पत्र जारी करने के लिए। ये कई मुद्दे पर बोला हूँ, राज्यादेश के मुद्दे पर भी बोला, राज्यादेश भी इसका है। तो फिर कौन संचालित कर रहा है इनको? और आपको आश्चर्य होगा, माननीय डिप्टी सीएम साहब मेरे सामने ये कहने के लिए गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मैंने आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, शिकायत हो रही है। अच्छा, और कई सोशल मीडिया पर चला भी था। तो न मेरी बात न उनकी बात, तो किनकी बात चल रही भाई? किनकी बात चल रही है? हाँ, और मुख्यमंत्री जी की बात नहीं चल रही। नहीं चल रही है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ? देखो जी, ये जितना बार मैं गया हूँ सारा दस्तावेज मेरे पास है, डेट मतलब सब जमा करके आप रखे हैं, पूरे सबूत इकट्ठे हैं। जब मैं गया हूँ मिलने के लिए, 1 दर्जन के आसपास है कि नहीं? पेपर देखो। बिल्कुल है, और उधर भी बहुत सारे रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ देख रही हो? तो इस तरह से जब मैं सुझाव लेके गया, पूरा सुझाव पढ़ लोगी तो सारा दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा कि शिक्षक बहाली महागठबंधन के आने के कारण हुआ है और बीपीएससी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाली में पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का क्या योगदान है। चलिए, अच्छा, पूर्व मंत्री खुद को बोलते हैं तो थोड़ा सा वो होता है, दुख होता है। क्यों जी? जब प्रपंच और साजिश गहरी होती हो, राजनीति में तो सब चलते रहता है। पूर्व वर्तमान होते हैं, वर्तमान पूर्व होते हैं।
चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने। देखिए, तफसील से, आराम से हम लोगों से हर एक मुद्दे पर चर्चा भी की है और कई बड़े बड़े राज भी यहाँ पर खोल दिए हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।